हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी इवेंट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी तो करी होती है, लेकिन वो इवेंट वैसा जाता नहीं है जैसा हमने सोचा होता है। नबार्ड ग्रेड ए फेज 2 का एग्जाम अभी हाल ही में 25 जनवरी को कंप्लीट हुआ है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका ये एग्जाम शायद वैसा नहीं गया होगा जैसा उन्होंने सोचा होगा। आपके लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव का हो सकता है आपका पेपर ना कंप्लीट हुआ हो, या किसी भी वजह से हो सकता है कि आप अपनी प्रिपरेशन से उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने एग्जाम से उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जितना कि आपने सोचा था या जितना आपको एक्सपेक्टेड था। बट सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या किया जाए। पेपर तो अच्छा नहीं गया, और जो नहीं गया उसको आप पीछे जाके चेंज भी नहीं कर सकते। सो व्हाट नेक्स्ट, अब अगला क्या किया जाना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि राइट नाउ यू ऑल मस्ट बी इन अ लॉट ऑफ मेंटल बर्डन। आपके दिमाग में बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर इस वक्त होगा। आपको हो सकता है कि इस साल किसी भी हाल में एग्जाम क्लियर करना हो, बट अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं लग रहा हो कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर्स हो, आपका एज रिलेटेड कोई इशू हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, बहुत से ऐसी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, वॉट यू आर फीलिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल। आप जो फील कर रहे हो वो बिल्कुल नॉर्मल है, और आपको ये महसूस करना भी चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, कि इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत होने दो। अपने दिमाग में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर के मत बैठो। जो होना था अब वो हो चुका है, उसको लेके बैठे रहने से आपके साथ कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होगी। वॉट यू कैन डू इज, इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई, प्लीज क्राई। एंड if you want to talk to someone, to a friend, to family, to a mentor, you can talk to them। ठीक है, हम लोग एडुटैप में आपके लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हैं। आपको जब भी बात करनी हो, यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस, वी आर ऑलवेज देयर। राइट, सो यू कैन टॉक टू अस। सो प्लीज गो, टॉक टू समवन, फ्लश आउट दीज इमोशंस एंड मूव ऑन। ये कहना बहुत आसान है, मूव ऑन। जिसने मेहनत करी होती है, जिसने इतना ज़्यादा टाइम, जिसने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया होता है, सिर्फ उसको पता होता है कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, और उसके लिए उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना, उस सारी मेहनत को पीछे छोड़ के फिर आगे मूव ऑन करना, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, द शो मस्ट गो ऑन। हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपके रुक जाने से टाइम नहीं रुकेगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा। सो इट्स बेटर कि यू ऑल्सो मूव ऑन अलॉन्ग विद द टाइम। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर पेपर वैसा नहीं गया जैसा हमने सोचा था, और अगर हमें मूव ऑन करना ही है, तो मूव ऑन किस डायरेक्शन में किया जाए और मूव ऑन कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि एक बार जब आप अपने इन सारे इमोशन से बाहर आ चुके हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप अपने इस इमोशनल डोल्ड्रम्स के अंदर हो, तब तक कोई भी डिसीजन मत लेना। क्योंकि इस वक्त जो आप डिसीजन लोगे, मे बी वो इमोशंस से बैक्ड हो, और दैट माइट नॉट बी द बेस्ट डिसीजन आउट देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिकम नॉर्मल। अपनी नॉर्मल मेंटल स्टेट में जब आप आ जाओ, उसके बाद ही इस स्टेप से आप आगे प्रोसीड करना। अब यहाँ पर रीअसेस योर अटेम्प्ट से मेरा मतलब है कि देखो स्टूडेंट्स, दो यहाँ पर रास्ते हो सकते हैं। कि पहला हो सकता है कि आप इसी एग्जाम को दोबारा दो। ठीक है, आप री अटेम्प्ट करने के बारे में सोचो। या फिर दूसरी चीज यहां पर हो सकती है कि आप किसी और बैकअप ऑप्शन के बारे में सोचो। ठीक है, कि अब बहुत हो गया है, ये तो नहीं तो कुछ और। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो री अटेम्प्ट या बैकअप ऑप्शन। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आप इन दोनों ही ऑप्शंस को किस तरीके से कंसिडर करोगे। कैसे आप सोचो कि आपको री अटेम्प्ट करना है या बैकअप ऑप्शन की तरह कंसिडर करना है। देखो, अगर तो ये नबार्ड के अंदर आपका पहला अटेम्प्ट था, ठीक है, या फिर ऐसा कोई अटेम्प्ट था जिसमें आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी, आपने लास्ट एक महीने में तैयारी करी और आपको लगा कि यार चलो मैं दे के देख लेती हूँ, एक बार कैसा पेपर आता है। ठीक है, इस तरीके से ही आप चले गए थे, आपने फेज 2 की प्रिपरेशन नहीं करी थी, या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे। आपका फर्स्ट या एट मैक्स सेकेंड अटेम्प्ट अगर ये है, और किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, देयर वर सर्टेन लूप होल्स इन योर प्रिपरेशन, तब मैं कहूंगी कि आप री अटेम्प्ट को जरूर कंसिडर कीजिए। ठीक है, आपको री अटेम्प्ट उस सिचुएशन के अंदर जरूर यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, अगर ये आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट था, और अगर आपको लगता है कि किसी भी रीजन की वजह से मेरी ये तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद में तीसरी चीज लेकिन यहाँ पर आती है कि अगर ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है, अगर ये थर्ड है, फोर्थ है, कोई आगे फर्दर ये अटेम्प्ट्स हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि अब सिर्फ इसी एग्जाम के ऊपर बैठ के इसी एग्जाम की तैयारी करना, दैट माइट नॉट बी अ वाइज डिसीजन। इस वक्त आपको अब एक बैकअप ऑप्शन जरूर कंसिडर कर लेना चाहिए। अगर आप दो अटेम्प्ट इस एग्जाम के दे चुके हो, तो अब इसी एग्जाम को खाली कंसिडर करना, किसी और ऑप्शन को ना कंसिडर करना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वाइज डिसीजन। आपको कोई और
बेटर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जरूर कंसिडर कर लेना चाहिए। अब हम इन दोनों ही चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या किस तरीके से ये काम करना चाहिए और आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो रीअसेस योर अटेम्प्ट, अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि पहला जो है वो है कि आप इस एग्जाम को रीअटेम्प्ट करो, ठीक है, दोबारा अगले साल 2026 के अंदर एक बार फिर से इस एग्जाम को अटेम्प्ट करो अगर आपके एक या दो अटेम्प्ट्स हुए। लेकिन स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को दोबारा अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस सिचुएशन में थे वैसे ही मुंह उठा के गए और दोबारा पेपर दे दिया। अगर आप वही मिस्टेक्स रिपीट करते जाओगे तो रिजल्ट भी अपने आप को रिपीट करता जाएगा। यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स, ओनली देन द रिजल्ट विल इंप्रूव। अब सबसे पहले बैठो और शांति से सोचो कि मेरी कमी कहाँ रही है। और कमी के अंदर ये मत सोचना कि मैंने कितने आवर्स की पढ़ाई करी थी, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, ठीक है। कंपोनेंट वाइज देखो। सबसे पहले नॉन मेरिट सेक्शन, कि क्या मैं नॉन मेरिट सेक्शन में कॉन्फिडेंट हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी फेज वन की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल रही थी, ठीक है। और चलो, अगर आपका फेज वन भी क्लियर है तो आप बैठ के सोचो कि इस वक्त कहाँ पे दिक्कत हुई। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर क्या मेरा पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा था? पेपर टाइम से क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा था? क्या मैंने फॉर्डर मटेरियल को लर्न नहीं किया था, या मैं वो बच्चा हूं जिसने फॉर्डर मटेरियल बनाया ही नहीं था, जो बस ऐसे ही आंसर्स लिखने चले गए, या मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करी थी, मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से नहीं रीड करे थे, मैंने एआरडी फेज वन के लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था, तो फेज टू में भी मैं एआरडी बहुत अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाई। जो भी आपका रीजन है या जो भी आपका इशू है, एक एक कंपोनेंट को उठा के और खंगाल के देखो कि इसमें मुझे क्या करने की जरूरत थी और मैंने क्या किया था और उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया था। इन तीनों ही बातों के ऊपर जब आप अपने हर एक कंपोनेंट को एनालाइज करोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि यहाँ पर कमी कहाँ रह रही थी, ठीक है। उसके बाद सोचना कि अब इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के ऊपर सीधा ही पहुंच जाते हैं। अरे पहले एनालिसिस तो कर लो कि गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आराम से सोचो हर एक कंपोनेंट के लिए कि क्या मैंने इसमें वो सब कुछ किया था जो मुझे करना चाहिए था। पहले तो ये देखो कि क्या क्या करना चाहिए था। जैसे अगर आप डिस्क्रिप्टिव को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आपके पास होना चाहिए था। आपके पास फॉर्डर मटेरियल रेडी होना चाहिए था, वो फॉर्डर मटेरियल आपको लर्न होना चाहिए था, और उसके बाद आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी। तीनों चीजें लिखो और उसके बाद देखो कि कौन कौन सा काम आपने कितना कितना किया था, कहां पर वो कमी रह गई थी, और उस कमी को आप फर्दर कैसे इंप्रूव करोगे। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव ऑन दिस अटेम्प्ट। इस तरीके से जब हर एक कंपोनेंट का एनालिसिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कमी रह गई थी और इस कमी को हम फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज योर NABARD ग्रेड एग्जाम इज कंसर्न। इफ यू आर थिंकिंग टू रीअटेम्प्ट इट, अगर आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट था, तैयारी पूरी नहीं थी, तो आप ये सोच सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था या फोर्थ अटेम्प्ट था और अगर अभी भी आपका एग्जाम नहीं क्लियर होने के आपको चांसेस लग रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि अब आप सीरियसली बैकअप ऑप्शन को यहाँ पर कंसिडर करिए। बैकअप ऑप्शन क्या हो सकते हैं? देखो स्टूडेंट्स, बैकअप ऑप्शन को कंसिडर करने से पहले आप अपनी करंट लाइफ सिचुएशन को जरूर एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए किसी भी ऑप्शन को आपको सजेस्ट कर देना बहुत आसान है कि भाई तुम दूसरा एग्जाम देख लो, ये देख लो, वो देख लो। मेरे लिए तो ये बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन इस वक्त आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है ये सिर्फ आप ही जानते हो, राइट। बिकॉज देयर माइट बी पीपल जिनको अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत से लोगों की मैरिज की एज हो गई है, बहुत सी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एज को जरूर कंसिडर कर लीजिए। Why I'm saying so, I don't want to sound very rigid or very orthodox, but I know that age is a factor. एक टाइम तक, एक एज तक ही हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे, अपने पैशन के पीछे भाग सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल ऑन ऑल ऑफ अस, हम सबके ऊपर जिम्मेदारियां आती ही आती हैं। तो आप अपनी एज को जरूर कंसिडर कर लीजिए। दूसरी चीज, व्हाट इज योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक पर्सन के लिए। अगर आपकी एज और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको ये अलाउ करती है कि आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपेयर कर सको, तो मैं आपको आगे ऑप्शंस बता दूंगी कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो कि आप और फोकस कर सकते हो, और NABARD की प्रिपरेशन को भी पे भी फोकस कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, एक गवर्नमेंट एग्जाम का दूसरा बैकअप ऑप्शन दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी NABARD में थी वही अनसर्टेनिटी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होती ही होती है। यहाँ पे अगर आपकी एज अलाउ नहीं कर रही है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है, यहाँ पर आपके पास बेस्ट जो बैकअप ऑप्शन है वो है, या तो आप हायर स्टडीज कर लीजिए, ठीक है।
अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, या अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप पीएचडी, एमएससी एग्रीकल्चर, जो भी आपकी हायर स्टडीज हैं आपके डोमेन के अंदर, आप हायर स्टडीज को परस्यू कर लीजिए, या फिर आप एक प्राइवेट सेक्टर जॉब को पकड़ लीजिए। ठीक है, मैं खुद भी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रही हूँ इस वक्त। सो आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि जब एज और फाइनेंशियल सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, सो दीज आर द गुड ऑप्शंस। आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन साथ के साथ कर लेना अगर हो सके तो, बट खाली गवर्नमेंट एग्जाम्स की अनसर्टेनिटी के भरोसे मत बैठे रहिए। हायर स्टडीज या फिर अपने प्राइवेट सेक्टर की आपके डोमेन से रिलेटेड जो भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो सकती है उसको आप यहाँ पर जरूर एक्सप्लोर करिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन अराउंड 3 attempts and your age and financial situations are not allowing you to consider the another government exam। तो आप अपने फील्ड के अंदर कोई भी हायर स्टडीज या प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी एज या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ कर रही है कि अभी आप और गवर्नमेंट एग्जाम्स को दे सकते हो, तो फिर आप वो एग्जाम्स कंसिडर कीजिए। लेकिन किसी भी एग्जाम पे ब्लाइंडली जंप करने से पहले पहले तो ये देखिए कि डू आई हैव टाइम, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप और एग्जाम्स को कंसिडर कर सकते हो? क्या जिन एग्जाम्स को आप कंसिडर कर रहे हो वो जॉब आपको इंटरेस्ट भी करती है? इज दैट रियली योर प्रायोरिटी? और दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक और गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो एक और अनसर्टेनिटी है, तो क्या आप एक दूसरा सेटबैक फेस करने के लिए रेडी हो इस वक्त? और दूसरी चीज कि क्या आप उस इस ड्रीम के लिए रियली पैशनेट हो? क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या आपको लग रहा है कि यार चलो यहाँ पर भी कर ही रहे हैं वहां पर भी कर ही लेते हैं? अगर ऐसे बस खाना पूर्ति के लिए करोगे, सो आफ्टर मोमेंट ऑफ टाइम आप फेडअप हो जाओगे, नहीं आपका चीजें करने का मन करेगा, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। एंड लास्टली, आर यू इवन एलिजिबल और नॉट? किसी भी एग्जाम पे ब्लाइंडली जंप मत करना, देखना कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। पता लगे आपने तैयारी शुरू कर दी और आप एलिजिबल भी नहीं हो, तो उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जान के, पढ़ के, सिलेबस देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसके बाद ही उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। अब अगर ये सारे पॉइंट समझ में आ गए तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो देन आई वुड सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द एएफओ एग्जाम। ये आईबीपीएससी कंडक्ट करवाता है और हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द एएफओ एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर जाना चाहते हो एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, then you can consider exams like RBI grade B, SEBI grade A and the EDAI grade A। These are also very good exams, especially the RBI grade B। अगर आप देखोगे तो RBI और NABARD का 80% सिलेबस सेम है। अभी तक जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको थोड़े से और अच्छे लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज इट इज फाइन। करंट अफेयर्स में अभी तक जो आप कर रहे थे, जीए एग्जैक्टली सेम, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पेपर में एग्जैक्टली सेम, ईएसआई दोनों एग्जाम्स में एग्जैक्टली सेम। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर जो मैनेजमेंट आप पढ़ोगे वो डिसीजन मेकिंग में आपके काम आ जाएगी, एग्जैक्टली सेम। कंप्यूटर नॉलेज आप नबार्ड के लिए ऑलरेडी पढ़ी चुके हो, तो यहाँ पर आपको केवल जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का स्टैटिक भी और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का करंट अफेयर्स भी, ये दोनों चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, अगर आप नबार्ड की तैयारी अच्छे से कर चुके हो तो सिर्फ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश थोड़े से अच्छे लेवल पे करनी पड़ेंगी। अदरवाइज दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस जो है वो 80% सिमिलर है। So students, this is what you can do as far as your further options are considered. So on that note, I'm ending this session here. And lastly, I just want to say one thing, students. We are always here for you. If you ever feel like talking to the mentor, if you ever feel ki you need some good direction, EduTap is always there. You can always contact on this contact number, and we are always there for you. We are just a call away. On that note, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.